हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम ठीक है सर, आप कैसे हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी फिफ्थ कैटेगरी ऑफ सर्विस, जो कि हमें डिस्कस करना है, जो कि रिलेटेड हमारे गवर्नमेंट सर्विसेज से। गवर्नमेंट सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, कौन सी सर्विसेज अगर हम गवर्नमेंट को देंगे तो एग्जाम्प्ट है। चलिए डिस्कस करते हैं। ओके ओके सर। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई गवर्नमेंट, एंट्री नंबर 3B। अभी इसको हम होल्ड पे डालते हैं। ये जो एंट्री है ये न्यू आई है। ये एंट्री न्यू आई है जो कि हमारी एप्लीकेबल हो गई मई 24 एंड ऑनवर्ड एग्जाम्स के लिए। अभी हम इसको होल्ड पे डालते हैं, बाकी डिस्कस करेंगे, फिर इसको डिस्कस करेंगे। एंट्री नंबर 4, services provided by governmental authority by way of any activity in relation to any function entrusted to a municipality under article 246 W of the constitution are exempt। इसमें क्या है सर, इसमें बोला गया है कि कोई भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जो म्यूनसिपालिटी है, उसको जो भी काम दिया गया है, हर किसी का काम असाइन होता है। जैसे हम मान लीजिए किसी के वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमारी जॉब में फिक्स कर रखा है कि आपको ये काम करना है। सेम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर भी उनको बोल रखा है कि आपको ये देखना है, सोशल वेलफेयर का ही काम करना है, बट ये करना है। तो अगर वो काम करता है जो कि उसको अलॉट किया गया है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि आपकी ये वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये काम करके देना है। तो अगर वो इन द कैपेसिटी ऑफ म्यूनसिपलिटी, जो कि उसको दिया गया है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो काम करता है तो वो सर्विसेज एग्जाम्प्ट होंगी आपकी। ओके ओके सर। फिफ्थ है सर्विसेज बाय गवर्नमेंट authority by way of any activity in relation to any function entrusted to panchayat under article 243G of the constitution। सेम पंचायत के लिए भी है। पंचायत को जो काम दिया गया है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो सर्विसेज दे रहा है, वो सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है इन द कैपेसिटी ऑफ पंचायत, तो वो सारी सर्विसेज आपकी एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। ओके ओके सर। एंट्री नंबर 6, सर्विसेज बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग सर्विस। इसमें बोला गया है excluding the following service: services by the Department of Post and the Ministry of Railway, Indian Railway; services in relation to aircraft and a vessel inside or outside the precinct of port or airport; transport of goods or passenger; or any other services other than covered under A to C। इन तीनों को छोड़ के अगर वो सर्विस किसको प्रोवाइड की जा रही है, प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी। तो इसमें बोला गया है एंट्री नंबर 6 में कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या फिर लोकल अथॉरिटी कोई सर्विसेज दे रही है, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट होगी। वो एग्जेम्प्ट होगी, कोई भी सर्विस दे रही है। हाउएवर, इन सर्विसेज को छोड़ को कौन कौन सी सर, पोस्टल सर्विसेज हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो वाली सर्विसेज, एंड रेलवे की सर्विसेज, रेलवे की सर्विसेज को। दूसरा, एयरक्राफ्ट और शिप से रिलेटेड जो सर्विसेज है वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। अगर गवर्नमेंट कोई मान लीजिए रिपेयर करना है शिप का या एरोप्लेन का, उसकी सर्विसेज देती है, ठीक है, तो उस पर एग्जाम्पशन नहीं है। पोस्टल सर्विसेज एंड रेलवे की सर्विसेज को छोड़कर, एयरक्राफ्ट एंड शिप को छोड़कर, चाहे वो पोर्ट और एयरपोर्ट में खड़ा हो या उससे बाहर हो, मतलब नहीं है। अगर सर्विसेज दे रही है तो टैक्सेबल होगी, उसमें एग्जाम्पशन नहीं है। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, अगर जो गवर्नमेंट है वो अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विसेज दे रही है, मान लीजिए कोई बस चल रही है या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सर्विसेज दे रही है,
तो वो भी, उसकी भी एग्जेम्पशन नहीं है। और एनी अदर सर्विसेज, एनी अदर सर्विसेज, इन तीनों को छोड़ के कोई और सर्विसेज जो कि प्रोवाइड की गई है बिजनेस एंटिटी को। किसको प्रोवाइड की गई है? बिजनेस एंटिटी को। बिजनेस एंटिटी कौन होती है? जो बिजनेस कर रही है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस कर रही है उसको हम बिजनेस एंटिटी कहते हैं। तो जनरली जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और यूनियन टेरिटरी की सर्विसेज है वो एग्जाम्प्ट होती है। हाउएवर, चार सर्विसेज को छोड़कर, कौन कौन सी सर? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और इंडियन रेलवे की सर्विसेज, एयरपोर्ट, एयरक्राफ्ट एंड शिप से रिलेटेड सर्विस, चाहे वो एयरपोर्ट में खड़े हो या एयरपोर्ट या पोर्ट में खड़े हो या उससे बाहर सर्विसेज प्रोवाइड की गई हो। थर्ड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विसेज। एंड इन तीनों को छोड़ के कोई और अगर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो बिजनेस एंटिटी, तो उस केस में वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ओके, तो कहने का मतलब जो पहली, दूसरी और तीसरी सर्विसेज हैं ये हर केस में आपकी टैक्सेबल होंगी, चाहे बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड की जाए या किसी को भी प्रोवाइड की। हाउएवर, इन तीनों को छोड़ के कोई और सर्विसेज अगर प्रोवाइड की जा रही है, और कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, तो उस केस में बिजनेस एंटिटी के केस में ही वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब आगे चलते हैं। एंट्री नंबर 7, services provided by central government, state government, union territory, local authority to a business entity whose aggregate turnover of up to such amount in a preceding financial year as make it eligible for exemption from registration under the CGST Act 2017. Explanation. For the purpose of this entry, it is hereby clarified that the provision of this entry shall not applicable to services by way of Department of Post and Ministry of Railway in relation to aircraft or vessel inside or outside the precinct of port or airport, of transport of goods or passenger, and services by way of renting of immovable property। सेवेंथ में बोला गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड यूनियन टेरिटरी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करनी है बिजनेस एंटिटी के जिसका ये करंट फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, यहाँ पे सर्विसेज ले रहा है मान लीजिए, तो हम इस बिजनेस एंटिटी का पिछले साल का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखेंगे। अगर इसका टर्नओवर इतना है कि इसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना है कि इसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्या लिमिट है सर? 20 लाख, 10 लाख और 40 लाख, ये लिमिट है। जब रजिस्ट्रेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। जनरली अगर कोई पर्सन सर्विसेज गुड्स की सप्लाई कर रहा है तो 20 लाख है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उस केस में 10 लाख है। और अगर कोई पर्सन प्योरली प्योरली आपका सप्लाई ऑफ गुड्स में डील करता है, सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स में डील करता है, उस केस में उसकी जो लिमिट है 40 लाख है। तो पिछले साल में अगर उसकी जो टर्नओवर है 20 लाख, 10 लाख और 40 लाख तक है एग्रीगेट टर्नओवर, तो उस केस में जो बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे ये देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, ये आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। कहने का मतलब है हम इसको बोल सकते हैं कि अगर कोई छोटा बिजनेस एंटिटी है, छोटा बिजनेस एंटिटी मतलब जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 20 लाख, 10 लाख या 40 लाख है, तो उस केस में जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट इस बिजनेस एंटिटी को, वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ओके, ओके सर। हाउएवर, चार सर्विसेज को छोड़ दिया यहाँ पे भी, इन चारों सर्विसेज पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन कौन सी? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड सर्विस, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड और पैसेंजर से रिलेटेड, एंड
सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या है सर? इमूवेबल प्रॉपर्टी का ये है कि अगर पर्सन रजिस्टर्ड है, पर्सन रजिस्टर्ड है, तो उस केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, ओके सर। तो ये सर्विसेज यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? बिजनेस एंटिटी की बात की जा रही है। ओके, ओके सर। तो इन चारों को छोड़ के, अगर ये सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड की जा रही है, इन चारों को छोड़ के, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी अगर उसकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है अप टू एग्जेम्पशन लिमिट है। हाउएवर इन चारों में इन चारों में एप्लीकेबल नहीं है। तो ये चारों के केस में क्या होगा सर? टैक्सेबल हो जाएगा फिर। ठीक है, ठीक है सर। अगली सर्विस है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एंड local authority. However, nothing contained in this entry shall apply to by services by way of by the Department of Post and the Ministry of Railway, Indian Railway, in relation to aircraft or vessel inside or outside the precinct of port or airport and transport of goods and passenger. इसमें बोला गया है 8th वाले में, अगर कोई गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो तो वो सर्विसेज आपकी एग्जेम्प्ट होंगी, सर्विसेज एग्जेम्प्ट होगी, एक्सेप्ट पोस्टल सर्विसेज एंड इंडियन रेलवे की सर्विसेज, एयरक्राफ्ट और शिप से रिलेटेड सर्विसेज, और थर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर से रिलेटेड सर्विसेज। तो इन तीन सर्विसेज में इवन अगर ये गवर्नमेंट से गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड की जा रही है तो भी वो टैक्सेबल होंगी। ठीक है, बाकी कोई भी सर्विस जो कि गवर्नमेंट से गवर्नमेंट के बीच में हो रही है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रही है या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रही है, आपस में अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो सारी एग्जाम्प्ट है। हाउएवर इन तीन सर्विसेज को छोड़ के, इन तीन सर्विसेज के केस में वो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी उनको, मतलब टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, ओके सर। एंट्री नंबर 9, services provided by central government, state government, union territory and local authority where the consideration for such services does not exceed 5000। अगर कोई सर्विसेज 5000 तक है, 5000 तक है, तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट होगी, जिसका कंसिडरेशन 5000 तक है वो एग्जेम्प्ट है। इन केस अगर कंटिन्यूअस सर्विस है, इन केस अगर कंटिन्यूअस सर्विस है, तो उस केस में हम 1 साल का लेके चलेंगे। ठीक है, मतलब कोई गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, और उसका कंसिडरेशन कितना है? अप टू 5000 है, 5000 तक है, तो उस केस में जो भी सर्विसेज होंगी वो एग्जेम्प्ट होंगी। इन केस मान लीजिए कंटिन्यूअस सर्विस है, कंटिन्यूअस सर्विस माने सर जो आपकी लगातार चलती जा रही है, तो उस केस में हम फाइनेंशियल ईयर देखेंगे। अगर फाइनेंशियल ईयर में अप टू 5000 तक है कंसिडरेशन, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ओके, ओके सर। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे भी वो तीनों सर्विसेज छोड़ दी गई है। कौन सी तीन सर्विसेज? पोस्टल सर्विसेज, इंडियन रेलवे की सर्विसेज, एयरक्राफ्ट एंड शिप से रिलेटेड सर्विस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर और गुड से रिलेटेड सर्विसेज। ओके, ओके सर। चल, एंट्री नंबर 9C। 9C में बोला गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट एंटाइटी कौन होते हैं? जिसमें उस ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट का स्टेक हो, अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी और
यूनियन टेरिटरी को, तो वो सर्विसेज एग्जाम्प्ट हो जाएंगी, प्रोवाइडेड जो उसका कंसिडरेशन है उसमें उसको ग्रांट मिला हो। ठीक है, ठीक है सर। फिर आता है हमारा एंट्री नंबर 9D, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम मतलब क्या होता है सर? वृद्धा आश्रम, जहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए जो आश्रम होता है उसको बोलते हैं ओल्ड एज होम। रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एंटाइटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA12AB। जो को कौन रन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर एंटाइटी जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AA12AB, मतलब चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, टू इट्स रेसिडेंट एज 60 ईयर्स और मोर। जो वहाँ पे रहने जा रहे हैं, वृद्धा आश्रम है, ओल्ड एज होम है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। और उसके बदले में जो कंसिडरेशन है 25,000 रुपये पर मंथ है पर मेंबर। ठीक है, 25,000 रुपये तक पर मेंबर जो वहाँ पे रह रहा है उसके बदले में कंसिडरेशन उसको मिल रहा है पर मंथ, तो वो एग्जाम्प्ट है। प्रोवाइडेड दैट द कंसिडरेशन चार्ज इज इंक्लूसिव ऑफ चार्जेस फॉर बोर्डिंग, लॉजिंग, मेंटेनेंस। और वो जो कंसिडरेशन है 25,000 तक, उसमें सब कुछ इंक्लूड है, रहना, खाना, पीना, मेंटेनेंस, सब कुछ इंक्लूड है। ठीक है, तो उस केस में जो सर्विसेज है ओल्ड एज होम की, वो एग्जाम्प्ट होती है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है सर। फिर आता है हमारा 24C, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट एनवलप वेइंग लेस देन 10 ग्राम। वैसे तो जो हमारी पोस्टल सर्विसेज हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, जो इंडिया पोस्ट है, उसकी जो सर्विसेज है वो टैक्सेबल होती है। लेकिन इसमें क्या बोला गया है कि अगर जो हम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से सर्विस कोई लेटर भेज रहे हैं, पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं, बुक पोस्ट भेज रहे हैं, ऑर्डिनरी पोस्ट भेज रहे हैं, और इनवलप उसका जिसमें भेज रहे हैं उसका जो वेट है 10 ग्राम से कम है, 10 ग्राम से कम है, तो उस केस में उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर 10 ग्राम या उससे ज़्यादा का है जो हम लेटर भेज रहे हैं, पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं, जो भी भेज रहे हैं, अगर वो 10 ग्राम या उससे ज़्यादा है, तब जाके हमारा जीएसटी की इम्प्लीकेशन उसके ऊपर आएगी। अगर 10 ग्राम से कम है, 10 ग्राम से कम है, तो उस केस में उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, ओके सर। अगली एंट्री हमारी 34A, सर्विसेज सप्लाइड बाई अ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी टू देयर undertaking or public sector undertaking by way of guaranteeing the loan taken by such undertaking or PSU from the banking company and financial institution। ये क्या है सर? इसमें देखिए तीन तीन पार्टी इन्वॉल्व होंगी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे आ गई पीएसयू, ठीक है, और जो इनकी अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट की, और यहाँ पे आ गई हमारी गवर्नमेंट। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, सॉरी, यूनियन टेरिटरी। तो मान लीजिए जो अंडरटेकिंग है पब्लिक सेक्टर या फिर इनकी गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स है, अगर कोई लोन ले रही है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और गवर्नमेंट उन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को गारंटी दे रही कि अगर ये नहीं दे पाए तो हम देंगे, गारंटी दे रही है, तो उस केस में जो ये गारंटी की सर्विसेज है, ठीक है, गारंटी की सर्विसेज है, वो आपकी एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है सर। अगली सर्विस है हमारी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ registration required under any law for the time being in force, testing, calibration, safety check, certification related to protection or safety of worker, consumer, public at large, including fire license required under any law for the time being in force। इसमें बोला गया है कि अगर कोई रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं,
ठीक है, उसकी फीस दे रही है, तो रजिस्ट्रेशन किसी भी लॉ के अंदर हो रहा है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। किसी भी एक्ट में आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, उसमें अगर कुछ फ़ी वगैरह चार्ज करना पड़ रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। उसके अलावा कोई टेस्टिंग चार्जेस है, कैलिब्रेशन है, जो कि मैंडेटरी है किसी लॉ के अंदर कि आपको करना है, तो उस केस में भी जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि जो ऑयल कंपनीज होती हैं, इंडियन ऑयल है, एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, उस केस में क्या है कि अब जो ये प्रोडक्ट हैंडल कर रहे हैं, बहुत ही डेंजरस प्रोडक्ट है, थोड़ी सी भी दिक्कत हुई तो पूरा जो रिफाइनरी है या फिर टर्मिनल है पूरे में आग लग सकता है। तो ये अपने यहाँ पे बहुत सारे केमिकल स्टोर करके रखते हैं, जो टाइम आए तो उसका यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, टाइम टाइम पे अपने टेस्ट कराने पड़ते हैं कि मशीन काम कर रही है नहीं कर रही, सब कुछ कैलिब्रेट कराना पड़ता है। तो उस केस में जो ये कैलिब्रेशन करवा रहे हैं, टेस्टिंग करवा रहे हैं, वो सारा जीएसटी में एग्जेम्प्ट होता है। ओके। ओके सर। चलिए, अगला है हमारा एंट्री नंबर 61, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ इशूरेंस ऑफ पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट। वो तो सर हमें वैसे भी पता है, अगर कोई पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, वीज़ा, ड्राइविंग लाइसेंस अगर इसकी सर्विसेज दे रही है कोई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट होती हैं। ओके। पासपोर्ट, वीज़ा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इन केसेस पे हमारा जीएसटी नहीं लगता है। ओके। ओके सर। एंट्री नंबर 62, services provided by central government, state government, union territory or local authority by way of tolerating non-performance of a contract for which consideration in form of fines, liquidated damages payable by to the central government, state government, union territory और such contract। इसमें बोला गया है, मान लीजिए कोई पार्टी है, पार्टी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड यूनियन टेरिटरी का क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है कोई, किसी काम को लेके, और बोला गया है उस काम के अंदर कि 1 महीने के अंदर उसको काम को कंप्लीट करना है। पार्टी को बोला गया है कि 1 महीने के अंदर आपको ये काम कंप्लीट करना है, लेकिन वो पार्टी 1 महीने के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाई, वो काम कंप्लीट नहीं कर पाई। तो अब इनको क्या है, ये टॉलरेट कर रहे हैं कि 1 महीने का काम दिया था आपने, किया नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक क्लोज होता है लिक्विडेटेड डैमेज का, जिसको हम एलडी बोलते हैं शॉर्ट में। तो अगर कोई एलडी पे कर रही है पार्टी, ठीक है, और ये क्या कर रही है बदले में क्या कर रही है, इसका जो एक्ट है, काम कंप्लीट नहीं कर पाया, ठीक है, उसको सह रही है, ठीक है, बदले में कोई एलडी या फाइन ले रही है, पार्टी फाइन या एलडी दे रही है, तो उस केस में जो ये सर्विसेज है इसकी, बाय नॉन टॉलरेटिंग द एक्ट, सॉरी, टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस, जो इन्होंने काम कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, विथ इन डेडलाइन, तो उस केस में जो ये सर्विसेज दे रही हैं, इनका क्या है, ये जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसका एक्ट टॉलरेट कर रही है। हाँ सर। तो ये जो सर्विसेज है इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसके ऊपर बाद में सर्कुलर भी आया था, उसमें बोला गया था कि जो एलडी है हमारा कंपनसेटरी नेचर है, कंपनसेट करने के लिए दिया जाता है फाइन वगैरह, तो उस केस में ये इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके। ओके सर। Services provided by the central government, state government, union territory or local authority by way of assignment of right to use natural resources to an individual farmer for cultivation of plant and rearing of all life forms of animal except the rearing of horses for food, fiber, fuel, raw material and other similar product। इसमें बोला गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिटरी या लोकल अथॉरिटी कोई राइट देती है, जो गवर्नमेंट है कोई राइट देती है टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज,
मान लीजिए कोई नदी है उसका यूज़ करने के लिए दे दिया ताकि वो क्या कर पाए, कल्टीवेशन कर पाए। कौन? फार्मर। प्लांट लगा पाए और रियरिंग कर पाए ऑफ ऑल लाइफ। मस पशुपालन, मछली पालन, ठीक है, एक्सेप्ट जो रियरिंग ऑफ हॉर्सेज है उनको छोड़ के, फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल एंड रॉ मटेरियल। ठीक है, तो कोई राइट देती है गवर्नमेंट टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, कोई भी नदी हो सकती है, कोई भी एरिया हो सकता है, यूज़ करने के लिए देती है, ताकि जो फार्मर्स है, किसकी बात करिए, किसको सर्विसेज दे रही है? फार्मर्स को। जो फार्मर है वो क्या करे, वो अपना जो प्लांट एग्रीकल्चर कर सके उस पर, जो एनिमल है उनका रियरिंग कर सके, घोड़ों को छोड़ के, फॉर फूड, फ्यूल, फाइबर, इन सब के लिए। ठीक है, तो ये जो राइट देगी, जो सर्विसेज दे रही है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, ओके सर। अगली एंट्री हमारी 65। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी बाय वे ऑफ डिप्यूटिंग ऑफिसर आफ्टर ऑफिस आवर or on holiday for inspection or container stuffing, or such other duty in relation to import export cargo on a payment of merchant overtime charges। ये क्या है सर? देखिए, जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उससे रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, तो उसको करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? कस्टम ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर्स को डिप्यूट करती है, जिनको ऑफिस आवर्स के बाद भी कई बार काम करना पड़ जाता है, या फिर संडेज को भी काम करना पड़ता है। तो उसके बदले वो जिस जिस क्लाइंट का, जिस कस्टमर का काम कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए उन कस्टमर्स को, गवर्नमेंट को एक ओवर टाइम फीस पे करना पड़ता है, जिसको मर्चेंट ओवर टाइम फीस बोलते हैं। तो इसके ऊपर हमारा जीएसटी नहीं लगता। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आईओसी है आपकी, ये नेपाल एक्सपोर्ट करती है, नेपाल में अपना ऑयल है वो एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। तो इसके लिए मान लीजिए जो आईओसीएल की रिफाइनरी है, वहाँ पे एक्साइज ऑफिसर डिप्यूट कर रखे हैं गवर्नमेंट ने, एक्साइज ऑफिसर्स डिप्यूट कर रखे हैं। तो ये जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिस आवर के बाद भी काम करना पड़ सकता है इनको, इवन संडेज को भी काम करना पड़ सकता है, डिमांड के ऊपर है। तो अगर ये ऑफिस आवर के बाद काम करते हैं या फिर संडेज को काम करते हैं, तो ठीक है, ये एक ओवर टाइम शीट देते हैं इनको, जो आईओसी के ऑफिसर्स हैं, जिसको एमओटी चार्जेस बोलते हैं, एमओटी फीस। ये क्या करते हैं फिर? ये इसकी पेमेंट गवर्नमेंट को करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को कर देते हैं, और इस एमओटी फी के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। सिंपल सी बात है, ओवर टाइम चार्जेस है। अगर कोई कस्टम ऑफिसर या एक्साइज ऑफिसर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई ओवर टाइम करते हैं, तो उसके ऊपर हमारा जीएसटी नहीं लगता है। ओके, ओके सर। चलिए अब आगे चलते हैं। अगली एंट्री हमारी एंट्री नंबर 65B। बाप रे सर, इतनी बड़ी एंट्री! बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पढ़ के देखते हैं। सर्विसेज सप्लाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन contractor by way of assigning the right to collect royalty on behalf of state government on the mineral dispatched by the mining lease holder। ठीक है। However, at the end of contract period, ERCC shall submit an account to state government and certify that the amount of GST deposited by mining lease holder on royalty is more than the GST exempted on the services provided by the state government to ERCC of assignment of right to a collect royalty, and where such amount of GST paid by a mining leaseholder is less than the amount of GST exempted, the exemption shall be restricted to such amount as equal to the amount of GST paid by the mining leaseholder, and the ERCC shall pay the difference between the GST exempted on the services provided by state government and ERC to the ERCC assignment of right to collect royalty and GST paid by the
माइनिंग लीज होल्डर ऑन रॉयल्टी। इसमें क्या बोला गया है, स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी को राइट देती है, किसी को राइट देती है, किसको राइट देती है, उसको हम बोलते हैं एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, शॉर्ट में ईआरसीसी। ये क्या करता है, जो माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, उसको देखता रहता है कि ये जो रॉयल्टी है सही से जमा करा रहा है नहीं करा रहा है, ओवरलुक करने के लिए, ठीक है, और जीएसटी जो पे कर रहा है सही कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, ठीक है सर। तो जो राइट है, ठीक है, अगर सर स्टेट गवर्नमेंट ईआरसी को कोई राइट देती है तो वो सर्विसेज एग्जाम्प्ट होती है, सर्विसेज एग्जाम्प्ट होती है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा, उस टाइम पे देखा जाएगा कि जो माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर है, जीएसटी पेड बाय माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, अगर ज़्यादा है जीएसटी एग्जाम्प्ट, जो इस जो ये इसने जीएसटी पे कर रखा है, अगर वो ज़्यादा है जीएसटी एग्जाम जितना हुआ है उससे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सारा का सारा एग्जाम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर इन केस जो जीएसटी पे किया है उसने, माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, अगर वो लेस देन है जीएसटी एग्जाम, एग्जाम बाई सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई स्टेट गवर्नमेंट की, जो सर्विसेज थी उससे कम है। मान लीजिए ये 100 रुपया है, ये 90 रुपये ही इसने जमा किया है, एग्जाम 100 रुपया था, लेकिन जो माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर है उसने 90 रुपये ही जमा कराया, तो जो एग्जाम्शन है, जो 100 रुपये की एग्जाम्शन है उसको 90 पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, और 10 रुपये जो है वो ईआरसीसी गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है, ठीक है सर। तो कहने का मतलब है अगर ये जो जीएसटी पे कर रहा है माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, अगर मान लीजिए ये 90 रुपया है और ये 100 रुपया है, ठीक है, अगर ये 110 रुपया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इससे कम है, ठीक है, ये 100 रुपये इसने सर्विसेज दी 100 रुपये की, और ये 90 रुपये इसने जमा किया है, तो जो 10 रुपये का डिफरेंस आएगा, ठीक है, ये ईआरसीसी पे करेगा गवर्नमेंट को, जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को। ओके, ओके सर। चलिए, अगली सर्विस है हमारी एंट्री नंबर 74A, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल रिकॉग्नाइज्ड अंडर द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 by way of rehabilitation therapy and counseling and such other activity as covered by the said act at medical establishment and educational institution rehabilitation center established by central state government union territory or entity registered under section 12AA और 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इसमें बोला गया है जैसे कि मान लीजिए कहीं अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, तो जो वहाँ के लोग हैं बहुत ही डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत लॉस होता है उनको, तो इसके लिए कुछ प्रोफेशनल होते हैं, जैसे मेडिकल के होते हैं आपके, वो क्या करते हैं, पर्सनस को वहाँ से हटा के एक सेफ जगह पे लेके जाते हैं, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं, शेल्टर देते हैं, रहने के लिए फूड देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, केयर करते हैं। तो अगर कोई ऐसी सर्विसेज दे रहा है, कौन, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल, तो उनकी सर्विसेज एग्जाम्प्ट होती है, एग्जाम्प्ट होती है। ओके,
ठीक है सर, चलिए। अब हमारी एक एंट्री रह गई थी। एंट्री नंबर 3B, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कन्वर्सेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड स्लम इम्प्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन। तो बोला गया है कि अगर कोई सर्विसेज देता है, कोई सर्विसेज देता है गवर्नमेंट अथॉरिटी को, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट अथॉरिटी को कोई सर्विसेज दे रहा है बाय वे ऑफ वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कन्वर्सेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या स्लम्प इम्प्रूवमेंट और अपग्रेडेशन की, तो वो सर्विसेज हमारी एग्जाम्प्ट हो जाएंगी अगर वो प्रोवाइड होंगी किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी। गवर्नमेंट अथॉरिटी माने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पंचायत, ये सब। ओके, ओके सर, चलिए। तो ये थी हमारी गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड सर्विस जो कि एग्जाम्प्ट होती हैं। अब हम चलते हैं आगे अपनी अगली कैटेगरी ऑफ सर्विस पे, जो कि रिलेटेड है हमारा कंस्ट्रक्शन सर्विसेज से। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज से रिलेटेड कौन कौन सी सर्विसेज जो कि एग्जाम्प्ट होती हैं। तो पहली एंट्री है हमारी एंट्री नंबर 10, जो कि बोलता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिर्फ लेबर है उसमें, सिर्फ लेबर इंक्लूड है, मटेरियल कुछ इंक्लूड नहीं है। ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, अल्टरेशन ऑफ सिविल स्ट्रक्चर और एनी अदर ओरिजिनल वर्क pertaining to a beneficiary lead individual house construction or enhancement under the housing for all अर्बन मिशन एंड प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसमें सिंपल सा हमें देखना है कि अगर कोई प्योर लेबर की, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है इन रिलेशन टू हाउसिंग फॉर ऑल, अर्बन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना, जो हमारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनके लिए हाउसेज अगर बना रही है गवर्नमेंट और उसके लिए कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है रिलेशन टू सिविल वर्क। सिविल वर्क माने किसी बिल्डिंग से रिलेशन में कोई काम है, वो कंस्ट्रक्शन का हो सकता है, रिनोवेशन का हो सकता है, रिपेयर का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मॉडिफिकेशन, रिनोवेशन, कुछ भी हो सकता है। तो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट अगर प्रोवाइड की जा रही है, उसके अंदर कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है इन रिलेशन टू हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन एंड प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, तो वो सर्विसेज एग्जाम्प्ट हो जाएंगी, सर्विसेज एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि पर्पस क्या है यहाँ पे, अगर जीएसटी लगेगा तो ये घर महंगे हो जाएंगे। अगर अगर ये जीएसटी चार्ज करेंगे, ठीक है, तो घर महंगे हो जाएंगे। हाँ सर। और ये किन के लिए दिया जा रहा है, जो इकोनॉमिक वीकर है, वीकर सेक्शन है, उनके लिए दिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि जितना सस्ता से सस्ता हो पाए वो प्रोवाइड किया जाए, तो इसीलिए इसीलिए इनके ऊपर हमारा इनके ऊपर हमारा जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विसेज सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, इलेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर for extending electricity distribution network up to the tube well of farmer agriculturist for agriculture use। इसमें बोला गया है जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है, जैसे कि दिल्ली में क्या है, BSES है, ठीक है। तो ये क्या करती है, बिजली डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इसमें बोला गया है कि कोई भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर लगाती है, मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगाती है फॉर अप अप टू
ट्यूबवेल, जहाँ पे ट्यूबवेल है फार्मर का, एग्रीकल्चरिस्ट का, ट्यूबवेल जैसे पानी निकालते हैं हम, ठीक है, वहाँ तक अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगाती है ताकि वहाँ तक बिजली पहुँच पाए, ताकि वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँच पाए, ठीक है। और उस ट्यूबवेल का क्या यूज़ होगा, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। तो तो जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रही है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रही है जो ठीक है, वो सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विसेज सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अप टू द ट्यूबवेल ऑफ फार्मर, ठीक है। ट्यूबवेल जो है फार्मर का, एग्रीकल्चरिस्ट का, एग्रीकल्चर यूज़ के लिए, वहाँ तक अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जा रहा है, वहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ तक बिजली पहुँचाने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जा रहा है, टावर लगाया जा रहा है, ट्रांसफार्मर कुछ भी लगाया जा रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर हमारा जीएसटी नहीं लगेगा। अगर वो सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। ओके ओके सर। Entry number 11. Services by way of pure labor contract of a construction, erection, commissioning or installation of original works pertaining to a single residential unit otherwise than a part of residential complex. इसमें बोला गया है कि अगर कोई प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है फॉर सिविल वर्क फॉर सिविल वर्क इन रिलेशन टू सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट बनाने के लिए। सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट क्या होता है, जिसमें एक फैमिली रह सके, एक घर बनाया है जिसमें एक फैमिली रह सके, अदर देन, अब जैसे कि हमारी सोसाइटी है उसमें हाई राइज फ्लोर बनने हुए हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे फ्लोर्स हैं, उनकी बात नहीं कर रहा उनकी बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है एक यूनिट की, सिर्फ एक रेसिडेंशियल यूनिट की बात कर रहा है, ठीक है, जिसमें एक फैमिली रह पाए, ठीक है। तो उससे रिलेशन में अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की, तो तो वो सर्विसेज एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। प्योर लेबर माने सिर्फ लेबर, लेबर इंक्लूड है, मटेरियल कुछ नहीं है उसमें। ओके ओके सर। अब यहाँ पे इस वाले में भी एक वर्ड आया था ओरिजिनल वर्क, यहाँ पे भी ओरिजिनल वर्क आया है। सर ये क्या चीज़ है? ओरिजिनल वर्क का मतलब है ऑल न्यू कंस्ट्रक्शन, सारे नए कंस्ट्रक्शन, या फिर एडिशन और अल्टरेशन टू अबंडेंट और डैमेज स्ट्रक्चर। कोई डैमेज स्ट्रक्चर है उसको रिनोवेट कर दिया या चेंजेस किया, एडिशन कर दिया। इरेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट स्ट्रक्चर वेदर प्री फैब्रिकेटेड और नॉट, या फिर कोई इंस्टॉलेशन कर दी प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट, वो सभी हमारा ओरिजिनल वर्क्स में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, तो ये थी हमारी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज से रिलेटेड सर्विसेज। चलिए, अब अगली सर्विस डिस्कस करते हैं। अगली कैटेगरी ऑफ सर्विस है हमारी पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के केस में कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिनके ऊपर एग्जेम्पशन मिली हुई है, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। एंट्री नंबर 15, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर विथ और विदाउट अकम्प्लिश्ड बिलोंगिंग्स बाय एयर in economic class embarking from or terminating in the airport located in the state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura, and at Bagdogra located in West Bengal। तो पहले में बोला गया है कि अगर कोई एयर से जर्नी कर रहे हैं, बाई एयर से जर्नी कर रहे हैं, जो कि स्टार्ट हो रही है और टर्मिनेट हो रही है, जो स्टार्ट हो रही है या फिर ख़त्म हो रही है, एयर से अगर जर्नी कर रहे हैं जो कि स्टार्ट हो रही है, टर्मिनेट हो रही है इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन कौन से स्टेट्स हैं? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, और वेस्ट बंगाल में बागडोगरा। अगर यहाँ पे कोई एरोप्लेन की जर्नी स्टार्ट, मान लीजिए दिल्ली से मुझे आसाम जाना है, ठीक है, तो
जो जर्नी होगी उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड हो इकोनॉमी क्लास हो, प्रोवाइडेड हो इकोनॉमी क्लास हो। ठीक है, जो एयर है उसमें दो क्लासेस होते हैं, एक बिजनेस क्लास और एक इकोनॉमी क्लास। तो इकोनॉमी क्लास से अगर हम जाते हैं या फिर आते हैं, जाते हैं या फिर आते हैं कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, तो उस जर्नी का जो टिकट प्राइस होगा उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, ओके सर। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, ठीक है, विथ और विदाउट accomplice बिलोंगिंग बाय नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरिज other than radio taxi for transportation of passenger excluding tourism conducted tour charter and hire। तो इसमें बोला गया है, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। सर्विसेज बाई नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज अदर देन रेडियो टैक्सी एक्सक्लूडिंग टूरिज्म कंडक्टेड टूर चार्टर एंड हायर। ठीक है, तो इसमें बोला गया है जो पॉइंट बी है, अगर हम कोई कॉन्टैक्ट कैरिज की सर्विसेज लेते हैं। कॉन्टैक्ट कैरिज क्या होता है, जैसे हमने किसी को जो जैसे बस है उसको रेंट पे ले लिया, अब हमें घूमने जाना है, तो हम उसको बताएंगे आप इस रूट से चलो, इतने बजे चलेंगे, यहाँ रुकेंगे। मतलब हमारे पास राइट है डिसाइड करने का कि हम उसको कहाँ लेके जाते हैं, रूट वगैरह सब डिसाइड करने का हमारा वो है, कब कितने बजे रुकना है, सब कुछ हमारे पास राइट है डिसाइड करने का कॉन्टैक्ट कैरिज में। तो नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के केस में अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है उसमें रेडियो टैक्सी को छोड़ के, रेडियो टैक्सी क्या होता है जिसमें जीपीएस और जीपीआरएस लगा रहता है और वॉकी टॉकी होता है, बात करने टू वे वॉकी टॉकी होता है। तो रेडियो टैक्सी को छोड़ के कोई कॉन्टैक्ट कैरिज है, ठीक है, कौन सा वाला, एसी वाला, नॉन एसी, नॉन एसी, नॉन एसी, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो टूरिज्म या फिर टूर वगैरह के लिए है, ठीक है, टूर वगैरह टूरिज्म के लिए है, तो उस केस में उस पर जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। मान लीजिए मैंने एक बस हायर करी शादी में ले जाने के लिए, नॉन एसी बस, तो उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा आपका। ठीक है, वही अब मैं मान लीजिए टूरिज्म के लिए लेके जा रहा हूँ, घूमने वूमने के लिए बस हायर करके लेके जा रहा हूँ, तो उस केस में जीएसटी लग जाएगा। ओके, तो कोई कॉन्टैक्ट कैरिज कौन सा वाला, एसी नॉन एसी, नॉन एसी, ठीक है, अदर देन रेडियो टैक्सी जिसका मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर उसका यूज़ मैं टूरिज्म टूर वगैरह के लिए करूँगा तो वो एग्जाम्प्ट नहीं होगा, उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। सी, स्टेज कैरीज अदर देन एयर कंडीशन स्टेज कैरीज। स्टेज कैरीज क्या होता है, स्टेज कैरीज में क्या है कि आपका जो बस है वो रुकती हुई जाती है, पहले से ही उसका रूट डिफाइन होता है कि यहाँ रुक के जाती है। जैसे कि बसेज है, हमारी बसेज है जो मान लीजिए दिल्ली में डीटीसी की बसें चलती हैं, तो उनका रूट फिक्स है, इस रूट से यहाँ यहाँ इस बस स्टॉप पे रुकेंगी, रुकती हुई जाएंगी, तो इसको बोलते हैं हम स्टेज कैरियर, हर स्टेज पे रुकती हुई जाती है। अब इसमें अगर आपका एसी है, एसी स्टेज कैरियर है, एसी बसेज है, तो उस केस में तो फुल्ली टैक्सेबल है। लेकिन अगर नॉन एसी है तो नॉन एसी स्टेज कैरियर के केसेस में आपकी सर्विसेज एग्जाम्प्ट हो जाएगी। ओके, ओके सर। तो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के केस में भी नॉन एसी, स्टेज कैरिज के केस में भी नॉन एसी होना चाहिए, बट कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में क्या है कि मैंने रेंट पे ले रखा है, स्टेज कैरिज में ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बैठ के जाना है उसमें। और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में अगर मैं टूरिज्म टूर वगैरह के लिए यूज़ करता हूँ तो उस पर जीएसटी लग जाएगा। ओके, ओके सर। स्टेज कैरिज के केस में
मान लीजिए मैं कहीं घूमने गया, अब मैं स्टेज कैरीज में बैठ के घूम रहा हूँ जगह जगह पे, दिल्ली में मान लीजिए मैं घूमने आया। ठीक है, अब स्टेज कैरीज में जो डीटीसी की बसेज में उसमें बैठ बैठ के घूम रहा हूँ। ठीक है, मेरा उसके साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट तो है नहीं, ना मेरे पास राइट है, वो जहाँ लेके जाएगी मुझे जाना है। तो अगर वो एसी है तो जीएसटी लग जाएगा, नॉन एसी है तो जीएसटी नहीं लगेगा। ओके। ओके सर। However, nothing contained in item B and C above shall apply to services supplied through electronic commerce operator and notified under subsection 5 of section 9 of CGST Act। लेकिन कहा गया है कि अगर अगर ये जो कॉन्टैक्ट कैरिज और स्टेज कैरिज है, अगर ये किसी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड है, जैसे कि रेड बस करके आती है, या अर्बन सेटर करके सेटलर करके एक ऐप है, उस पर बसेस क्या करती है, अपने आप को रजिस्टर करती हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो अगर ऐसा कोई केस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जैसे ओला उबेर है, ठीक है, अर्बन कंपनी है, उस टाइप का अगर कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इन्होंने अब खुद को रजिस्टर किया है और उसके थ्रू सर्विसेज दे रहे हैं, उसके थ्रू सर्विस दे रहे हैं, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है वो उसके ऊपर जीएसटी पे करके चलेगा और इसके ऊपर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ओके। ओके सर। चलिए, नेक्स्ट है हमारा एंट्री नंबर 16, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट by way of transport of passenger with or without accomplished belonging by air embarking from or terminating at RCS Regional Connectivity Scheme Airport against consideration in form of viability gap funding. However, nothing contained in this entry shall apply or after the expiry of period of 3 years from the date of commencement of operation of RCS airport and notified by the Ministry of Civil Aviation। इसमें क्या बोला है, आरसीएस एयरपोर्ट होते हैं। ये क्या होता है सर? देखिए, जो इंडिया है उसमें मेनली कुछ ही एयरपोर्ट है जो कि 100% ऑपरेशनल है, और बहुत सारे एरिया है जहाँ पे हमारे जो एयरपोर्ट है तो ऑपरेशनल नहीं है, या वहाँ पे इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कनेक्टिविटी जिसकी वजह से लिमिटेड हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए और जो कॉस्ट है वो कम करने के लिए उन्होंने आरसीएस स्कीम लेके आए आरसीएस स्कीम लेके आए। ठीक है, इसमें क्या है कि जो एयरलाइंस है उनको बेनिफिट दे दिया जाता है कि अगर आप इस रूट से फ्लाई करोगे, इस रूट से चलोगे, तो हम आपको कुछ कुछ इंसेंटिव देंगे। प्लस जो पैसेंजर है उनको भी बेनिफिट होता है कि जो कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल 50% कॉस्ट आपका फिक्स होता है, फिर 50% के ऊपर फ्लेक्सिबल रेट लगता है। ठीक है, तो कस्टमर को भी जो एरोप्लेन से ट्रेवल कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा है, एयरलाइन को भी फ़ायदा है, और गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है कि कनेक्टिविटी इंप्रूव करती है। तो कोई आरसीएस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट है, ठीक है, उसकी सर्विसेज एयरलाइन उस कनेक्ट करने की सर्विसेज दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लेकिन अगर 3 साल ऑलरेडी एक्सपायर हुए हो चुके हैं जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ उस एयरपोर्ट का, तो फिर एग्जेम्पशन खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब सिर्फ 3 साल तक के लिए ही एग्जेम्पशन दिया गया है आरसीएस एयरपोर्ट पे, अगर कोई एयरलाइन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ओके। ओके सर। एंट्री नंबर 17, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विथ और विदाउट अकम्प्लिश्ड बिलोंगिंग बाई रेलवे इन अ क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और कोच एसी कोच। तो बोला गया है कि अगर हम रेलवे से जर्नी कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, दो क्लासेस को छोड़ के। अगर मैं फर्स्ट क्लास से जा रहा हूँ और एसी कोच से जा रहा हूँ। सर आजकल तो दोनों ये सेम ही है, अलग अलग क्यों लिखा हुआ है? पहले के टाइम पे क्या होता था, एसी अलग होता था, फर्स्ट क्लास अलग होता था। तो
कहने का मतलब, अगर मैं मान लीजिए आजकल जो ट्रेनें हैं उसमें आपका स्लीपर, जनरल, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी करके आता है। तो अगर मैं स्लीपर से जर्नी करता हूँ, स्लीपर की टिकट है, स्लीपर क्लास से जर्नी करता हूँ, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। हाउएवर अगर एसी से ट्रेवल किया, एसी कोच में अगर मैं ट्रेवल किया, या फिर फर्स्ट क्लास, आजकल तो दोनों सेम ही है, फर्स्ट क्लास एसी में गया मैं, तो उस केस में मेरा मुझे उस सर्विसेज के ऊपर जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। कभी आपने रेलवे का टिकट कराया है तो देखना, अगर आप स्लीपर या जनरल का टिकट लोगे, सीटिंग का या फिर स्लीपर का टिकट लोगे, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन लेकिन जैसे ही आप एसी का टिकट कराओगे उसके ऊपर जीएसटी लग जाता है। ओके। ओके सर। मेट्रो, मोनोरेल, ट्रामवे, जो मेट्रो है, मोनोरेल है, ट्रामवे है, इनके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता। जैसे दिल्ली में दिल्ली मेट्रो है, तो इसके ऊपर जो टिकट लिया मैंने उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके। ओके सर। इनलैंड वाटरवेज, अब ये क्या है सर? इसमें बोला गया है कि अगर इंडिया के अंदर ही, मान लीजिए इंडिया के अंदर ही किसी नदी में, इन वाटर के थ्रू, वाटरवेज जो होते हैं नदी के थ्रू, अगर ट्रेवलिंग कर रहा हूँ विथ इन इंडिया, ठीक है, विथ इन इंडिया, तो जो उसकी सर्विसेज है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। जो बोट है, शिप है, उसकी सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रीडोमिनेटली फॉर टूरिज्म पर्पस इन अ वेसल बिटवीन प्लेस लोकेटेड इन अ इंडिया। अब ये क्या है सर? अब मान लीजिए कोई शिप है, ठीक है, ये अंडमान निकोबार है आपका, अंडमान निकोबार है, तो यहाँ पे हमारा जो कोलकाता है, वहाँ से शिप जाता है मान लीजिए, ठीक है, शिप जाता है अंडमान निकोबार। और ये जो शिप है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, और इसका पर्पस टूरिज्म का नहीं है, टूरिज्म का नहीं है, मतलब कि टूरिज्म के लिए लेके नहीं जा रहा है। इसका काम है जिनको यहाँ से यहाँ जाना है उनको लेके जाएगा, यहाँ से जिनको वहाँ जाना है ले जाने ले जाने का, और लेके आने का काम है इसका। टूरिज्म का काम है, नहीं है कि बैठा के घुमा रहे, नहीं। तो उस केस में जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है इसकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, प्रोवाइडेड जो स्टेट है, जो प्लेसेस हैं वो विद इन इंडिया होना चाहिए, ठीक है। तो अंडमान निकोबार भी हमारा इंडिया के अंदर ही आता है, ठीक है। तो विद इन इंडिया अगर किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं पब्लिक वेसल में बैठ के, ठीक है, और उसका पर्पस क्या है? टूरिज्म नहीं है। जैसे क्रूज शिप होते हैं, उनका पर्पस क्या होता है? टूरिज्म ही होता है, ठीक है। तो उस टाइप के नहीं है, ठीक है। प्राइमरी पर्पस क्या नहीं है? टूरिज्म नहीं है। हाउएवर कुछ लोग इसमें ऐसे भी बैठे होते हैं जो घूमने के लिए आए हैं, तो उसे मतलब नहीं है। इसका पर्पस देखना है कि क्या ये टूरिज्म के लिए है, यूज़ हो रहा है, नहीं, नहीं हो रहा है, तो ठीक है, इसकी सर्विसेज एग्जाम्प हो जाएंगी। ओके। ओके सर। ई मीटर्ड कैब एंड ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा। मीटर्ड कैब है, जैसे कि आपकी, आपने टीवी में भी देखा होगा कि एक मीटर लगा होता है, मीटर को ऐसे घुमाते थे जब लेके जाना होता है ऑटो में। आजकल तो बहुत कम हो गई हैं बट होती है। तो उसमें क्या है कि मीटर कैब हो गई, जो एम्बेसडर कार ज़्यादातर होती हैं, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा, इनकी सर्विसेज पे भी जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। आजकल तो बहुत ज़्यादा चलने लग गया है ई रिक्शा, ठीक है। तो ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मीटर्ड कैब जिसमें मीटर लगा हुआ है, उनके सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता। हाउएवर नथिंग कंटेन in item E shall apply to service supplied through an electronic commerce operator and notified under subsection 5 of 9 of CGST Act 2017। इसमें बोला गया है कि मान लीजिए कोई मीटर्ड कैब की सर्विसेज है या फिर ऑटो रिक्शा की सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही है थ्रू कॉमर्स, इकोनॉमिक कॉमर्स ऑपरेटर, थ्रू ओला उबेर, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है वो उसके ऊपर जीएसटी पे करके चलेगा। ओके।
ओके सर, चलिए। जब हमने आरसीएम का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें देखा था कि इकोनॉमिक कॉमर्स ऑपरेटर को कौन कौन सी सर्विसेज पे जीएसटी देने की जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर के केस में। तो उसमें था कि सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल और एनी अदर मोटर व्हीकल एक्सेप्ट ओमनी बस। ओमनी बस के केस में क्या था कि अगर ओमनी बस ऑपरेटर अगर कंपनी है तो वो खुद पे करेगा, अदर देन कंपनी है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे करके चलेगा। तो कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे अगर रजिस्टर्ड है उसके थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे करके चलेगा, अदरवाइज एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। ओके, ओके सर, चलिए। अगली कैटेगरी है हमारी गुड ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज। गुड ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, इसके अंदर कौन सी सर्विसेज आती है सर? चलिए डिस्कस करते हैं। एंट्री नंबर 18, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अगर हम कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करते हैं, कोई सामान का ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रहे हैं बाय रोड, एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ जीटीए, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी एंड कुरियर एजेंसी। ठीक है, तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एग्जाम्प्ट है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इज एग्जाम्प्ट एक्सेप्ट जीटीए, सर्विसेज बाय वे ऑफ जीटीए एंड कुरियर एजेंसी। जीटीए किसको बोलते हैं? गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी को। जीटीए कौन होता है सर? जीटीए वो एजेंसी होती है जो कि ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज तो दे रही है, प्लस साथ में कंसाइनमेंट नोट भी इशू कर रही है। क्या इशू कर रही है? कंसाइनमेंट नोट भी इशू कर रही है। कंसाइनमेंट नोट क्या होता है सर? कंसाइनमेंट नोट अगर ये इशू कर रही है तो जो इस कंसाइनमेंट नोट का मतलब है कि जीटीए ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि अगर कुछ लॉस होता है तो ये बियर करेगा, ये बियर करेगा। कहने का मतलब कि रिस्क इसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, अगर कल को कुछ होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो कंसाइनमेंट नोट अगर इशू करती है जीटीए, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में है और कंसाइनमेंट नोट इशू करती है। कंसाइनमेंट नोट में आपका क्या रहता है? सामान कौन सा है, कितना क्वांटिटी है, कहाँ से लेके आ रहा है, कहाँ लेके जा रहा है, पार्टी का, दोनों पार्टी का नाम, ठीक है, ये सब लिखा होता है। तो अगर कंसाइनमेंट नोट इशू कर रही है तो जीटी के डेफिनेशन में आ जाएगी, नहीं कर रही तो वो जीटी के डेफिनेशन में नहीं आएगी और वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके, ओके सर। और कुरियर सर्विसेज की, कुरियर एजेंसी की सर्विसेज है उसको छोड़ के, ठीक है, इन दोनों को छोड़ के कोई भी ट्रांसपोर्टेशन बाय ऑफ गुड्स बाय रोड है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है सर। तो हमें बेसिकली देखना है कि कंसाइनमेंट नोट इशू किया है उसने, अगर किया है तो जीटीए के अंदर आ जाएगा, नहीं किया है तो नहीं आएगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय इनलैंड वाटर वेज। अगर इंडिया के अंदर ही बाई रिवर या कोई भी वाटर वे है उसके थ्रू अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहा हूँ एक स्टेट से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो वो भी मेरी सर्विसेज एग्जाम हो जाएंगी। ओके, ओके सर। नेक्स्ट है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और वेसल। ये तो रोड का हो गया आपका और पानी का हो गया। अब बात कर रहे हैं रेल और वेसल की। फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर फॉलोइंग गुड्स। अगर इन सामान का हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं थ्रू रेल या फिर थ्रू वेसल मतलब शिप के थ्रू, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाती हैं। अगर एक प्लेस इंडिया में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लेके जाते हैं क्या, रिलीफ मटेरियल, इन केस कुछ अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, कुछ एक्स इंसिडेंट हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था, तो उस केस में अगर कोई रिलीफ मटेरियल जैसे मेडिकल दवाइयाँ वगैरह लेके जा रहे हैं तो उस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पे जीएसटी नहीं लगेगा। डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मिल्क, साल्ट और फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस एंड राइस और ऑर्गेनिक मैनोर, ये क्या क्या बोलते हैं इसको, खाद, जो एग्रीकल्चर में यूज़ हो जाता है।
तो अगर ये सामान हम बाई रेल या फिर वैसल से एक जगह से दूसरे जगह में लेके जा रहे हैं इंडिया में, तो इनके ट्रांसपोर्टेशन पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्या क्या है? रिलीफ मटेरियल, डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, टैंक हो गया, ये सब हो गए, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग पल्सेस, फ्लोर एंड राइस, और ऑर्गेनिक मैनोर, मतलब खाद होता है जो आपका। तो ये थी हमारी सर्विसेज, गुड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की। इसके अलावा जीटीए की भी सर्विसेज हैं, वो भी अभी डिस्कस करेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है, इतनी सर्विसेज के अंदर कोई भी डाउट है या कोई क्वेरी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके या जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे पोस्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम हमारा एग्जामेशन का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके, ओके सर, ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।